हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम लेकर के आए एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री को, 12th क्लास हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। और इस चैप्टर का टॉपिक है राजा किसान और नगर। आरंभिक राज और अर्थव्यवस्थाएं 1600 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग आज देखेंगे। तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में कई एक प्रकार का विकास देखने को मिला। और इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक भाग में बहुत ज़्यादा विकास हुए। और इसी काल में सिंधु नदी और इसकी उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का लेखन किया, जो विश्व में, जो भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है इसको। और इस काल में उपमहाद्वीप के उत्तर भारत, दक्कन, पठार एवं कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में कृषक बस्तियों के अस्तित्व में प्रमाण मिलते हैं। तो ये उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया उसी काल में। और ये ऋग्वेद का जो ग्रंथ का लेखन किया गया है, ये पूरे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना इन लोगों ने किया। और सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ इसको माना जाता है। ऋग्वेद को विश्व भर में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ इसको माना जाता है। और साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों का भी प्रमाण मिलता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए हैं, जिससे में महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। महापाषाण का मतलब है पत्थरों का बड़ा बड़ा चट्टान, पत्थरों का बड़ा चट्टान। महापाषाण से इसका मतलब होता है, महापाषाण का मतलब ही होता है बड़ा बड़ा चट्टान, बड़ा पत्थर। तो ये सबको भी अलग अलग तरीके से दफनाने का साक्ष्य मिला है। और इस प्रकार से लोहे उस समय शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था, इस प्रकार का साक्ष्य मिला है। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इसमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्य साम्राज्य और राजवाड़ों का विकास है। और इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इसका पता कृषि उपज के संगठित करने के तरीके से पता चलता है। तो 1100 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग हुआ। और ऐसा लगता है कि दक्षिण में नवपाषाण युग सहसा ही लौह युग में परिवर्तित हो गया। तो नवपाषाण काल और लौह युग के बीच में यहाँ ताम्रपाषाण काल अथवा कांस्य काल जिसको कहते हैं, ताम्रपाषाण काल और कांस्य काल अस्तित्व में नहीं आया। दक्षिण भारत में पाषाण युग के पश्चात जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे ही महापाषाणकालीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत में पाषाण युग के पश्चात का जो समय था उसको महापाषाणकालीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। महापाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा पत्थर। और इस काल में मृतकों को आबादी से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। जहाँ पर लोग रहते थे उससे दूर ले जा करके पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, इसलिए उन्हें महापाषाण कहा जाता था, क्योंकि कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उसको रखने के कारण इसका नाम महापाषाण काल कहा जाने लगा। और दक्षिण भारत में इस प्रकार के समाधानों की परंपरा लौह युग के साथ आरंभ हुई। तो अनेक स्थानों पर कब्रों के शव के साथ बर्तन तथा लोहे के वस्तुएं एवं उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। वनाग्र, बर्छे की नोक, इस प्रकार का उपकरण मिले हैं। वहाँ पर फावड़े मिले हैं, हाशिए, त्रिशूल, इस तरह का उपकरण पाए गए हैं शवों के साथ।
छठी शताब्दी से नए परिवर्तन के परिमाण मिलते हैं। शायद इसमें सबसे बड़ा मुख्य आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और राजवाड़ों का विकास है और इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इसका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से पता चलता है और इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों और सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। और यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। जो स्रोत हैं हमारे पुरातत्वविदों को जो स्रोत मिले हैं उससे विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाता है उससे, लेकिन इस स्रोत के आधार पर ही पुरातत्वविदों ने कुछ अनुमान लगाए हैं कि किस प्रकार का विकास था और किस प्रकार के लोग का रहन सहन था उस समय का। तो विचाराधीन काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक स्रोत मुख्य रूप से दो भाग में इसको बांटा जा सकता है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो इसको दो भाग में विभक्त करके इसको हम समझ सकते हैं। इसमें से पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख आता है, इसके अलावा उत्कीर्ण लेख, सिक्के अथवा मुद्राएं और स्मारक आते हैं। और इसमें पुरातात्विक स्रोत जैसे विशेष रूप से अभिलेख और सिक्के संबंध काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी सहायता, इससे हमें सहायता मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोतों का महत्व क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास में ये सवाल तो हमेशा आता है कि पुरातात्विक स्रोतों का महत्व क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनेक प्रमुख कारण हैं, क्योंकि भारतीय ग्रंथों की रचना का सुनिश्चित नहीं है और ये उनसे किसी काल विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का ठीक से पता नहीं चलता है। तो साहित्यिक साधनों में लेखक का अपना दृष्टिकोण वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने में बाधा बन जाता है। जैसे कि चीनी लेखकों ने भारतीय समाज का वर्णन केवल बौद्ध दृष्टिकोण से किया है। ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अनेक प्राचीन प्रकरणों को छोड़कर स्वेच्छा अनुसार नए प्रकरणों को जोड़ दिया। अपने इच्छा के अनुसार कुछ उसमें नए प्रकरणों को जोड़ दिया गया है, तो इसे अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वाले जो अनेक लेखक थे वो अपने अनुसार स्वेच्छा अनुसार नए प्रकरण को जोड़ दिए हैं। पुरातात्विक सामग्री में व्यापक स्तर पर तथ्यों में या फिर वस्तु स्थिति में तोड़ मड़ोड़ नहीं की जा सकती। पुरातात्विक जो स्रोत है, जो पुरातात्विक सामग्री है, उसको जो व्यापक स्तर पर जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं उसमें तोड़ा और मड़ोड़ा उसको नहीं जा सकता। पुरातात्विक साधनों से कुछ ऐसी सामग्री भी उपलब्ध हुई है हमें जो नहीं मिल सकती है, और साधनों कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध हुई है जो हमें अथवा नहीं मिल सकती है। तो अभिलेख और पुरातात्विक सामग्री में व्यापक स्तर जो मिला है हमको, तो पुरातत्वविदों ने उसी के आधार पर, क्योंकि इसको तोड़ मड़ोड़ नहीं किया जा सकता, तो इसी के आधार पर इसको प्रमाण के रूप में, इसको स्रोत के रूप में इसको पुरातत्वविदों ने रखा और इसी के आधार पर अनुमान लगाया। तो नेक्स्ट जो अभिलेख हमें मिला है, तो पुरातात्विक साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन अभिलेख या फिर उसको उत्कीर्ण लेख कह सकते हैं। तो पुरातात्विक साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन अभिलेख अथवा उत्कीर्ण लेख है। यहाँ हमारे सामने दो शब्द प्रिंसेप और प्रियदर्शी, दो शब्द है, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। प्रिंसेप क्या है और प्रियदर्शी क्या है? तो प्रिंसेप जो जेम्स प्रिंसेप के आप नाम जानते होंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी था ये जेम्स प्रिंसेप, और इसी ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय इसी को जाता है, जेम्स प्रिंसेप को। और प्रियदर्शी अशोक मौर्य वंश का सम्राट, महान सम्राट था ये मौर्य वंश का,
चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसका पौत्र था अशोक, बहुत ही दूरदर्शी था ये, और इसी का नाम था प्रियदर्शी। तो अशोक को एक नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है इसको, और ये अभिलेख में उत्कीर्ण है उसका नाम। और इसी से पता चलता है कि अशोक का एक नाम प्रियदर्शी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो प्रियदर्शी या एक अशोक सम्राट जो उस समय मौर्य वंश का सम्राट था, तो उसी को प्रियदर्शी कहा गया। और प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, जिसने ब्राही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, और इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृत वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था मौर्य वंश का। तो इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणामस्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक समान चित्र तैयार हो गया। तो अभिलेख कितना महत्वपूर्ण है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि अभिलेख प्रस्तर स्तंभों जो अभिलेख लिखा गया उसको, अभिलेखों के अध्ययन को, सबसे पहले तो अभिलेखों का अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या फिर इसको एपिग्राफी कहा जाता है, और इनकी अन्य पुराने दस्तावेज की तिथियों के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र या फिर पेलियोग्राफी कहते हैं। तो अभिलेख प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, शिलाओं, मंदिरों की दीवारों, ईंटों और मूर्तियों, ताम्रपत्रों और मोहरों पर भी लिखा मिला है। तो अभिलेखों में उनके निर्माताओं की उपलब्धियों, जिसके द्वारा निर्माण किया गया अभिलेख, उसका उस निर्माता का उपलब्धि क्या थी उसको भी उल्लेख किया गया है। क्रियाकलापों और विचारों का उल्लेख किया गया है जिसने अभिलेख को लिखवाया, अभिलेख को निर्माण करवाया। तो इसमें राजाओं के क्रियाकलापों और स्त्री पुरुष द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण होता है। इस अभिलेख से विवरण किया जाता था, और इसी अभिलेख से पता चलता है कि उस समय धार्मिक स्त्री पुरुष द्वारा जो धार्मिक संस्था थी किस प्रकार की थी। तो अभिलेख एक प्रकार के अस्थायी प्रमाण होते हैं, और इसमें साहित्य के समान हेरफेर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभिलेख एक लिखित प्रमाण होता है, और इसमें इसको तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जा सकता, इसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से अभिलेखों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, और अनेक अभिलेखों में उनके निर्माण की तिथियां भी उत्कीर्ण है। कहीं कहीं अभिलेख में जो निर्माण किया गया अभिलेख का जिस समय का, उसका तिथि का भी उल्लेख किया गया, उसमें उत्कीर्ण किया गया है। जिस पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण सामान्यतः पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। तो अभिलेखों में मौर्य सम्राट, जिसको प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, इसमें लिखा गया है। तो अशोक के स्तंभ लेख तथा शिलालेख शाब्दिक प्राचीन है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन और अत्यधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है अशोक का अभिलेख। ये अभिलेख उसके विशाल साम्राज्य सभी भागों से प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं। 4 लिपि अफगान के शिलालेखों में अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान क्षेत्र के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, और उत्तर में उत्तराखंड में कलसी से लेकर दक्षिणी मैसूर तक फैले अशोक के शेष साम्राज्य के जो अभिलेख है उसमें ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के अभिलेख उसके शासनकाल के विभिन्न वर्षों में उत्कीर्ण किए गए, अलग अलग समय में उत्कीर्ण किया गया, और उन्हें राज्याधीश अथवा शासनादेश कहा जाता है, क्योंकि वे राजा की इच्छा अथवा आदेशों के रूप में प्रजा के लिए प्रस्तुत किए गए थे, इसीलिए इसको राज्यादेश या फिर शासनादेश कहा जाता है। तो जो अभिलेख उत्कीर्ण किया गया अशोक के द्वारा जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया 4 भाषाओं में लिखा गया। अशोक के द्वारा अभिलेख 4 भाषाओं में अभिलेख को उत्कीर्ण
किया गया है। तो एक हम अभिलेख को दिखा रहे हैं, सांची का स्तूप। सांची का अभिलेख है, अशोक के द्वारा लिखा गया था। लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। आप इसको देख सकते हैं, इस इमेज को। अशोक के द्वारा इस अभिलेख को निर्माण या फिर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो अभिलेख किसको कहते हैं? अभिलेख उसको कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उसको अभिलेख कहते हैं। और अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलापों या फिर विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। तो कोई भी राजा द्वारा बनवाया जाता है या उत्कीर्ण करवाया जाता था, तो उस राजा का विचार और उसका क्रियाकलाप, उसकी उपलब्धि क्या थी, उस पर उत्कीर्ण किया जाता था। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं में दिए गए दान का ब्यौरा भी उसमें होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से अस्थायी प्रमाण होते हैं, और कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती है। जिस पर तिथि नहीं मिलती उसका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। जैसे कि आप 250 ईसा पूर्व के अक्षर को आप देखें तो आपको इस प्रकार से लिखा जाता था 250 ईसा पूर्व के समय में, और 500 ईसा पूर्व के समय आपको इस प्रकार से लिखा जाता है था। तो प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे, और प्राकृत भाषा वह भाषा थी जिससे जन सामान्य की इसको भाषा जन सामान्य की भाषा हुआ करती थी, प्राकृत भाषा, ताकि सभी लोग को समझ में आए। तो इस भाषा में इस भाषा में प्राचीनतम अभिलेख को लिखा गया प्राकृत भाषा में, ताकि जन सामान्य भी इस भाषा को समझ सके। और इस में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इस भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। और यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका प्रयोग लेखन कार्य में नहीं किया गया है। अन्य भाषा का प्रयोग लेखन कार्य में नहीं किया गया है। तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, जिसका पढ़ने का श्रेय जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप को। और इसमें ब्राह्मी लिपि उत्तर में उत्तराखंड में कलसी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक के भूभाग में अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। और यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल है। ब्राह्मी लिपि तो इसी लिपि से भारत की हिंदी भाषा का भी उकेरा गया, हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया गया। पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, तो सभी भाषा का मूल है ये ब्राह्मी लिपि। मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी भाषाओं की लिपियों का विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने आधुनिक जो अभी बंगाली एवं देवनागरी लिपि में जो अभी हम अनेक पांडुलिपियों का अध्ययन करके प्राचीन अक्षरों से उनके अक्षरों की तुलना प्रारंभ की। 1830 के दशक में भारतीय अभिलेख विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली इसका श्रेय। जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा 1838 में, जो उस समय बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में ऊंचे पद पर थे। और प्रिंसेप ने पाया कि अधिकांश आरंभिक अभिलेखों एवं सिक्कों पर प्रियदर्शी, अर्थात प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा का उल्लेख, और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम लिखा हुआ था अशोक। कुछ अभिलिपि पर राजा का नाम लिखा हुआ था अशोक लिखा हुआ मिला है। और बौद्ध ग्रंथों में अशोक का उल्लेख सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक के रूप में किया गया है। बौद्ध ग्रंथ में अशोक का उल्लेख सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक के रूप में इसका किया गया है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में प्रिंसेप की सहायता से भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नवीन दिशा की प्राप्ति हुई, और भारतीय एवं यूरोपीय विद्वान उपमहाद्वीप पर राज करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे गए अभिलेखों एवं ग्रंथों को उपयोग करने लगे। तो इसके परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक
20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक भारतीय एवं यूरोपीय विद्वान उपमहाद्वीप पर राज करने वाले जो प्रमुख राजवंश थे और वंशावलियों के पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे गए अभिलेखों एवं ग्रंथों का उपयोग करने लगे। तो उपमहाद्वीप के राजनीतिक विकास का एक समान चित्र तैयार कर लिया गया प्रारंभिक दशकों तक, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक। और उसके पश्चात विद्वान इतिहासकारों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर आकर्षित किया और इस दिशा में उनका प्रमुख उद्देश्य था राजनीतिक परिवर्तन एवं आर्थिक और सामाजिक विकासों के मध्य के संबंध का पता लगाना था। तो शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित तो अवश्य करते थे, किंतु संभवतः वे प्रभाव सदैव प्रत्यक्ष नहीं होते थे। ब्राह्मी लिपि के अलावा अशोक ने खरोष्टी लिपि में भी अभिलेख लिखवाया। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि अशोक का अभिलेख 4 भाषाओं में था। तो खरोष्टी लिपि जो भारतीय भाषाओं की वर्णमाला पद्धति का आधार विकसित हुई खरोष्टी लिपि के द्वारा। फारसी भाषा के समान दाईं ओर से बाईं ओर इस लिपि को लिखी जाती थी और इस लिपि को पढ़ने में इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी शासकों के सिक्कों से पर्याप्त सहायता मिली खरोष्टी लिपि को पढ़ने में। और इन सिक्कों पर शासकों के नामों को यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में लिखा गया। यूनानी भाषा के विशेषज्ञों ने अक्षरों का मिलान करके इस लिपि को पढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो खरोष्टी लिपि को यूनानियों के द्वारा पढ़ा गया और ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आरंभिक राज्य 16 महाजनपद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे और 16 महाजनपद की जो 16वीं शताब्दी का जो महाजनपद था 16 महाजनपद, उसमें से मुख्य महाजनपद कौन कौन से थे उस समय का, उस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।